बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट FLP नंबर 4 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। कहते कौन सी अल्कीन है जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करती। तो बेटा दो लाइंस याद रखिएगा, ये मैं बच्चों को समझाता होता हूं। पहली लाइन है कि सिंपल टू अल्कीन्स कैन शो सिस ट्रांस। सिंपल से मुराद है कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी 2 ब्यूटीन, 2 पेंटीन, 2 हेक्सीन, 2 हेप्टीन, ये सारे सिस ट्रांस शो करेंगे। और सिंपल 1 अल्कीन डू नॉट शो सिस ट्रांस, कि जिसमें सिंपल 1 अल्कीन होगा, 1 प्रोपीन है, जैसे 1 ब्यूटीन है, 1 पेंटीन है, ये सिस ट्रांस शो नहीं करते। तो फिर ये जो मैंने अभी दो कॉन्सेप्ट बोले हैं, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो पहली ऑप्शन है 2 ब्यूटीन और 2 पेंटीन, दूसरी ऑप्शन है, ये दोनों सिस ट्रांस शो करेंगे। और जो 1 पेंटीन है ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। चार्ली ऑप्शन इसका आंसर होगा, लेकिन अभी हमने डेल्टा ऑप्शन कंसीडर करनी है। डेल्टा ऑप्शन है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। तो हमने देखना है कि ये सिस ट्रांस शो करता है या नहीं। तो देखते हैं बोर्ड की तरफ। ये बेटा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स हैलोजेंस जो हैं वो सेम साइड पे हैं, तो ये इस वक्त सिस है, इसका ट्रांस भी बन सकता है। जिसका सिस है उसका ट्रांस भी पॉसिबल है, यानी क्लोरीन इधर आ जाए, CH उधर चला जाए, इसका ट्रांस कुछ यूं बन जाएगा। ये सिस आ गया, ये ट्रांस आ गया। तो 81 में ये डेल्टा ऑप्शन थी, ये भी सिस ट्रांस शो कर रहा है। और जो हमारे पास सिंपल अल्कीन्स हैं, सिंपल 2 अल्कीन्स, 2 ब्यूटीन 2 पेंटीन, ये भी सिस ट्रांस शो करते हैं। तो 1 जो पेंटीन है, चार्ली ऑप्शन, ये सिस ट्रांस शो नहीं करता। और यही क्वेश्चन था कि कौन सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 है बेटा, व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, lithium oxide is produced according to the following equation. The actual yield of lithium oxide is 0.3 kilogram. When 1 kilogram of lithium carbonate is heated, what is the percentage yield of this reaction? ये बड़ा लिथियम कार्बोनेट जो है उसने बताया, मैं इक्वेशन प्रोवाइड कर दी है। वो कहते हैं जी कि इसकी एक्चुअल यील्ड 0.3 किलोग्राम है। 0.3 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 300 ग्राम बन जाता है, ये एक्चुअल यील्ड है। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो जब हमें उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल जाएगी, हम उसमें परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए जी, ये बड़ा इक्वेशन है, लिथियम कार्बोनेट से लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मैसेज लिखने होते हैं। इस वक्त ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लिथियम का जो मैस है वो है 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 3 48 है, वो ऐड किए 74 बन गया। लिथियम ऑक्साइड 14 और ये 16 30 आ गया जी हमारे पास। लिथियम का एक एटम का मैस 7 है, 2 का 14 हो गया, ऑक्सीजन 16 है, 30 हो गया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैस है बेटा, लिख लिया। अब उसने कहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट अगर हीट किया जाए, तो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, ये सारे ग्राम्स है। तो उस वक्त लिथियम ऑक्साइड कितना बनेगा, X। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 74X आ गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, 74 इधर आके डिवाइड हो गया। मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में पॉइंट में आंसर आना था, इसको ऐसे छोड़ दिया। ये जो चीज आई है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। ये बेटा चूंकि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाली है, ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100।
एक्चुअल यील्ड जो उसने हमें प्रोवाइड की थी वो थी 0.3 किलोग्राम। 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 300 ग्राम। ये बेटा उसकी एक्चुअल यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड जो है वो भी आ चुकी है, थ्योरेटिकल यील्ड भी आ चुकी है। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू 300 और जो थ्योरेटिकल यील्ड थी वो 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 74, वो लिख दिया मैंने उसकी जगह पे थ्योरेटिकल यील्ड पे। अब क्या होगा, ये जो 74 है ये ऊपर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ यूं बन जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, ये 30 जो है वो इससे कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 10 इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 74%। तो बेटा परसेंटेज यील्ड हमारे पास जो आई है इस क्वेश्चन में वो बनी है 74%। तो 82 क्वेश्चन में पहली ऑप्शन है 74% और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। कहता कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। पहली ऑप्शन है नाइट्रोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, फौरन छीनना चाहता है दूसरों से, तो जब उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। Ca3 पॉजिटिव कार्बोनियम आयन, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। C2H4 इथीन, अल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, किसी दूसरे स्पीशी को, किसी इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल। तो 83 का डेल्टा ऑप्शन, उसने पूछा था कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन अल्कीन। क्वेश्चन नंबर है बेटा 84, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। कहते सारे पोलर हैं सिवाय एक के। बेटा पोलर होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि किसी भी चीज का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 0.5 से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल भी हो तो तभी पोलर होगा। अब NO, इसमें टोटल 2 एटम है। अब हम इसका डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का एक सादा सा फार्मूला है, वो ये है कि उन चीजों का डायपोल मोमेंट 0 होता है जिनमें जो बॉन्डेड एटम है वो सारे सेम हो और सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो। ये दोनों बातें यहां पे लिख देता हूं कि पहला पॉइंट है नो लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सी एटम से मुराद है सेंट्रल एटम। ऑल बॉन्डेड एटम मस्ट बी सेम। कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, बॉन्डेड एटम सारे सेम होने चाहिए, तो उस चीज का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो भी हो वो नॉन पोलर कहलाएगा। जैसे देखें यहां पे लिख रहा हूं BF3, बोरॉन सेंट्रल एटम है, उसके साथ 3 बॉन्डेड एटम है, सारे एक जैसे हैं, फ्लोरीन, तो बोरॉन पे कोई लॉन पेयर भी नहीं होता, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन है, दोनों सेम है, कार्बन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 है। CCl4, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, कोई लॉन पेयर नहीं है, सारे बॉन्डेड एटम सेम है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 है। तो इन तीनों का डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये नॉन पोलर कंसीडर होंगे, चाहे इनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 0.5 से कहीं ज्यादा है। BF3 में बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक 2 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, तो 4 और 2 में डिफरेंस तो 2 का आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये नॉन पोलर कहलाता है। तो वो दो शर्तें जो मैंने लिखी हैं कि सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए और दूसरे नंबर पे सारे बॉन्डेड एटम एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर टोटल एटम ही मॉलिक्यूल में 2 हो,
जैसे यहाँ पे पहली ऑप्शन में NO लिखा हुआ है, दूसरी ऑप्शन में CO लिखा हुआ है, तो NO और CO इसमें फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 है, ये पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन 2.5 ऑक्सीजन 3.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 है, ये भी पोलर है। तो ये दोनों पहले वाले तो पोलर हो गए। उसने कहा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर, सारे पोलर हैं सिवाय एक के, पहले दोनों पोलर हो गए। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है PCl5, अब उस पे वो दो शर्तें जो मैंने अभी आपको बताई थी, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है, सारे बॉन्डेड एटम एक जैसे हो गए, और फास्फोरस पे कोई लॉन पेयर भी नहीं है, तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। यही हमारा आंसर है। लास्ट वाले में देखें CHCl3, कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर तो नहीं होता जब वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन सारे बॉन्डेड एटम एक जैसे नहीं है, एक हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन है, ये पोलर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे पहली यानी अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन ये पोलर है, चार्ली ऑप्शन नॉन पोलर है, और 84 का यही आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मेटामरिज्म, कहते हैं जी कौन सा जो है वो हमारे पास ऑप्शन ऐसी है जो मेटामरिज्म शो कर रही है। तो देखिए पहली ऑप्शन है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये मेटामर्स नहीं है, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। मेटामरिज्म कौन शो करते हैं? मेटामरिज्म बेटा ईथर शो करते हैं, मेटामरिज्म कीटोन शो करते हैं, मेटामरिज्म एस्टर शो करते हैं, मेटामरिज्म सेकेंडरी अमाइंस शो करते हैं। तो ये अल्कीन्स मेटामरिज्म शो नहीं करते, ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। दूसरी ऑप्शन है प्रोपानल और प्रोपानॉन, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तीसरी ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसे आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है, और उसके साथ जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो ब्यूटेन है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये पहली तीनों तो मेटामरिज्म शो नहीं कर रही। डेल्टा ऑप्शन जो है वो मिथाइल और फिर N प्रोपाइल ईथर, तो मैंने अभी बताया था कि मेटामरिज्म कौन शो करते हैं, ईथर, कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी अमाइन, थायो ईथर, ये मेटामरिज्म शो करते हैं। तो ये ईथर आ गया, मिथाइल N प्रोपाइल, और उसके साथ लिखा हुआ डाइथाइल। मेटामरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट हो। द आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेटा एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर और डाइथाइल ईथर, दे आर मेटामर्स। 85 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने SO2 के मोल्स बताने हैं जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसकी ऑप्शन की तरफ आएंगे। बेटा जब आपको मॉलिक्यूल दिया जाए, मोल्स दिए गए हों, कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, उसके मोल्स दिए गए हो, उसमें एक एटम के बारे में जिक्र करना हो या फाइंड आउट करना हो कुछ, तो ऐसे 1 गैप छोड़ें, वो कंपाउंड वो मॉलिक्यूल लिख लें, फिर उसमें किसका जिक्र हो रहा है जी, ऑक्सीजन का। तो एक SO2 में आपको कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 2 ऑक्सीजन एटम नजर आ रहे हैं, लिख लिया, गैप छोड़ दिया। उस गैप में क्या लिखना है? मोल ऑफ, इधर भी लिखना है मोल ऑफ। तो कॉन्सेप्ट बन गया 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैविंग 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इधर वो कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन होने चाहिए, एक ऑक्सीजन का मैस है 16 मोल्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इधर 1 मोल ही है, इधर हमने मोल्स ही रहने देना है क्योंकि हमने आंसर मोल्स में निकालना है, उधर ग्राम्स में उसने हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है। ये बन गया 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम, और उसमें आ गया 1 मोल SO2 का। अब सवाल है कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, यहां पे 8 ग्राम हो, तो ये इसके मोल कितने होंगे? अब 32 से 8 कैसे बन सकता है कि अगर हम इसे 4 पे डिवाइड करें, तो अगर इधर 4 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी ये कह रही है कि इधर भी 4 पे डिवाइड करें, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर आ जाएगा? 0.25 मोल्स ऑफ SO2, और इधर आगे 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, यानी अगर ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स हैं तो SO2 के 0.25 मोल्स हमारे पास आएंगे बेटा।
इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अब देखें 0.25 मोल कहां लिखा हुआ है, पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 86 का यही आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 87, द सब्स्टिट्यूएंट एल्डिहाइड एज शोन अटैच टू द बेंजीन रिंग इज सेड टू बी। कहता है अगर एल्डिहाइड ग्रुप को बेंजीन से अटैच कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। पहली ऑप्शन है एक्टिवेटेड टू द बेंजीन रिंग, एल्डिहाइड बेंजीन एक्टिवेटर नहीं है, ये डीएक्टिवेटर्स होते हैं, ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ये 3,5 डायरेक्टर्स हैं, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं, तो एक्टिवेटर तो ये तो नहीं है। बीटा ऑप्शन है जस्ट फंक्शनल ग्रुप, जस्ट फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कहते क्योंकि इसने बेंजीन को, ये पहला ग्रुप है और इसने बेंजीन को या तो एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, और मैंने जैसे बोल दिया कि ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है। चार्ली ऑप्शन हैज नो इफेक्ट, ये गलत है, और डेल्टा ऑप्शन है डीएक्टिवेटेड टू द बेंजीन, यही बेटा इसका सही आंसर है, 87 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरी एल्यूमिनियम फ्लोराइड, तीसरी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और चौथी एल्यूमिनियम आयोडाइड। सेकंड ईयर पहले चैप्टर में हैलाइड वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, साथ उसने इसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जो कंपाउंड जितना ज्यादा कोवलेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। एल्यूमिनियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 होता है, और एल्यूमिनियम आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 198 के करीब है। तो यहां पर एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्योरली आयनिक और एल्यूमिनियम आयोडाइड प्योरली कोवलेंट। अब हम बच्चों को जब ये समझा रहे तो हम कहते हैं कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड ज्यादातर आयनिक होता है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम तो सब में ही है, एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो आयोडीन के साथ वो क्यों कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, क्योंकि आयोडीन लार्जर साइज का एटम है, ये एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाता। अगर एल्यूमिनियम फ्लोरीन का बॉन्ड हो ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है अपनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से, उसे एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है और खुद नेगेटिव आयन बन जाता है, प्योरली आयनिक। लेकिन आयोडीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, साइज ज्यादा है, नतीजा वो एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू कर देता है। जब वो शेयर करता है तो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, जो कि इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी शो हो जाता है। तो 88 का डेल्टा आंसर एल्यूमिनियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 89, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द अल्केन्स विद हैलोजन इज नोन एज। अल्केन का हैलोजन के साथ जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो प्रोपगेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हिस्सा है, उसने मैकेनिज्म का नाम पूछा है, इसलिए अल्फा ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। बीटा ऑप्शन इसका आंसर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आते चले जाते हैं। एडिशन तो होती है अल्कीन में, एलिमिनेशन में अल्कीन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड बनता है। तो 89 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, इथाइलिन ग्लाइकोल, आगे उसने उसका आईयूपीएसी ने मीथेन 1,2 डायोल भी लिखा हुआ है, हैज अ कार्बन 38%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 52%, इट्स मोलर मास इज 62, व्हाट इज इट्स मोलेकुलर फार्मूला। बेटा ये इंतहाई आसान सवाल है, ये जो सारी परसेंटेज दी हुई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। इथेन डायोल का फार्मूला आपको आता है, इथेन मीन 2 कार्बन, डायोल मीन 2 OH है, तो लिख लिया इथेन डायोल। अब इसमें बेटा 2 कार्बन है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। हमारे पास 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला, उसने मोलेकुलर फार्मूला हमसे पूछा था। ये बाकी सारी परसेंटेज जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, तो इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर। कहता है अल्कीन की ब्रोमिनेशन की जाए, इथीन में ब्रोमीन ऐड की, ब्रोमीन जब ऐड होगी तो पहले पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, कार्बन के साथ आके 2 ब्रोमीन अटैच हो गए, हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। अब वो कहता है कि इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, पहले नंबर पे डिटेक्शन ऑफ कीटोन, ये तो कीटोन है ही नहीं, तो अल्कीन का रिएक्शन हो रहा है। दूसरी ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल्स के साथ ब्रोमीन रिएक्शन नहीं करती, ये भी आंसर नहीं बना। डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ये इसका आंसर बेटा, ब्रोमीन का ऑरेंज या ब्राउनिश कलर होता है, जैसे ही वो किसी अल्कीन से रेड करता है तो उसका ब्राउनिश कलर या ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये भी आंसर नहीं बनता, तो 91 का चार्ली आंसर हुआ डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन। एनाइन की बात कर रहा है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड में एलिमेंट होने चाहिए, सेम पीरियड के एलिमेंट हो
और उनमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा लार्जर साइज। यानी नाइट्राइड, नाइट्रोजन पे जो -3 है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखता है, मींस वो सबसे जो लार्जर साइज में होगा। फिर ऑक्साइड आ जाएगा, ऑक्सीजन -2, फिर फ्लोराइड आ जाएगा और एंड पे नियॉन आ जाएगा। यानी पहली ऑप्शन ही इसका आंसर बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्राइड लार्जर साइज में। क्यों ऐसा हुआ? ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 गेन कर लिए, इसमें 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 8 थे, 2 गेन कर लिए, इसमें भी 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 थे, 1 गेन कर लिया, इसमें भी 10 हो गए। इसमें तो पहले ही 10 थे, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। लेकिन इसके प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे ना। इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? 7, इसके प्रोटॉन 8, इसके 9, इसके 10। तो जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है उसका साइज कम है। प्रोटॉन ज्यादा मीन इलेक्ट्रॉन को अपने काबू में ज्यादा रखेंगे, एटॉमिक साइज लेस होगा। लेकिन यहाँ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस के होल्ड में नहीं है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज ज्यादा हो जाएगा। तो यही बेटा अल्फा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 92 में इसका करेक्ट ऑर्डर बनता है। तो 92 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-ब्यूटीन। उसने रिएक्शन बेटा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मे बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। कहता है कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। हम ऑप्शन की तरफ बाद में जाते हैं, पहले जरा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेटा 2-ब्यूटीन में या कोई भी अल्कीन हो, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां से चेन तोड़ दें, चेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, चेन के 2 हिस्से कर दें। इधर CH3CH बच गया, लिख लिया जी, ये बच गया। इधर भी CH3CH बच गया। अब मैं इसको एक्सपैंड करने लगा हूं, यानी वो जो हाइड्रोजन है वो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन भी ऐसे लिख लेते हैं। ये शुरू में ऐसे था डबल बॉन्ड, ये 2-ब्यूटीन को दोबारा से लिखा मैंने। अब मैंने बोला कि ओजोनोलाइसिस से ये ब्रेक, ओजोनोलाइसिस, ओजोन की मदद से ब्रेक डाउन, लाइसिस ब्रेक डाउन को कहते हैं। ये बेटा डबल बॉन्ड यहां से टूटता है, ये ऐसे टूट गया। डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया। एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, ये 2 ऑक्सीजन हो गए और ये 2 एल्डिहाइड बन गए। ये एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड बन गए। और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो यहां वाटर ऐड करते हैं, उसके साथ मिल के H2O2 बना देता है। वो तो एक अलग बात है, वो H2O2 बाद में जिंक के साथ मिलके ये इस तरह से, ये जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बनाता है, वाटर बना के सेपरेट हो जाता है। लेकिन हमें तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से गर्ज है, 2 एल्डिहाइड बने, दोनों एसिटल्डिहाइड हैं। यानी जहां डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल बनेंगे। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहली ऑप्शन में देखें 2 एल्डिहाइड बने हुए हैं, दूसरी ऑप्शन में उसने एक प्रोपेनॉल बनाया, एक फॉर्मल्डिहाइड बनाया, तो ये तो आंसर नहीं है। अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। चार्ली डेल्टा में भी जो है वो मैच नहीं करते, तो 93 का अल्फा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 94, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो फार्मूला होता है 2n², जो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। जो अल्फा ऑप्शन है 2 × 2l+1, इसे 4l+2 भी कहा जाता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल के लिए फार्मूला है। जो बीटा ऑप्शन है 2n, ये कोई भी किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए नहीं है। जो 2n² है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, यही इसका आंसर है। और 2l+1 किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, जैसे p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, तो वो इस 2l+1 फार्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो 94 का भी आंसर है चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट। कहते हैं सारी बातें ठीक हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास टेस्ट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है बेयर्स टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो ये गलत है। बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करता है, अल्कीन में भी अनसैचुरेशन है, अल्काइन में भी अनसैचुरेशन है,
जब दोनों में अनसैचुरेशन है तो फिर बेयर्स टेस्ट इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अल्कीन अल्काइन को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं या टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, जहां पे इनका रिएक्शन होके वो सिर्फ अल्काइन रिएक्शन देते हैं, अल्कीन रिएक्शन नहीं देते। तो बेयर्स टेस्ट की वजह से आप अल्कीन अल्काइन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनती, ये इनकरेक्ट हो गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चार्ली ऑप्शन है टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड से मिलाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, अगर एसिटाल्डिहाइड से मिलाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन से मिलाएंगे एसीटोन से मिलाएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनती है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। डेल्टा ऑप्शन है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो 95 का बीटा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं कौन सा इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहली ऑप्शन है 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O, वाटर का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना भी एक्सोथर्मिक है। चार्ली ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर रिएक्शन करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इस रूम में भी जहां पे आप लोग बैठे हैं वहां पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन रूम में है, लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं करती। इसको रिएक्शन करने के लिए एटलीस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो डेल्टा ऑप्शन है SO2 प्लस O2 गोज टू 2SO3, SO3 का बनना भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये एक्सो है और जो चार्ली है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बनता है। क्वेश्चन नंबर 97, in benzene electrons are delocalized making it a very stable molecule, greater is the resonance energy, greater is the stability। कहते हैं बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से वो स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस एनर्जी के साथ आप कह लें कि स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। पहली ऑप्शन है -150.5 किलो जूल पर मोल, माइनस में नहीं होती, पॉजिटिव होती है रेजोनेंस एनर्जी। बीटा ऑप्शन है पॉजिटिव 150.5 किलो जूल पर मोल और यही बेटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन है -358 किलो जूल पर मोल, ये इसका आंसर नहीं बनता, पॉजिटिव 358 भी नहीं बनता। तो 97 का बीटा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 98, एन एटम विद अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 19 एंड अ मास नंबर ऑफ 40 इज हैज। जी बेटा उसने हमें प्रोटॉन नंबर दे दिया है, प्रोटॉन नंबर मीन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए हैं, मास नंबर भी बता दिया है। मास नंबर आपको पता है दो चीजों का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अब वो कहता है कि पहली ऑप्शन है फाउंड इन ग्रुप 2 है, दूसरे ग्रुप में है। बीटा ऑप्शन है फाउंड इन थर्ड पीरियड। फिर तीसरी ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और डेल्टा ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखें बेटा एटॉमिक नंबर 19 से पता तो चल रहा है कि पोटाशियम है, लेकिन मैंने फिर भी एक्स लिख लिया है कि फर्ज के लिए मैं नहीं पता कि वो कौन सा एलिमेंट है, एक्स 1940। उसके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए 40 - 19 आंसर आ गया 21। अब हमने इसके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी शेल्स बनाने हैं। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 आ जाते हैं, बाकी 2 और 8 हो गए 10, बाकी बच गए हैं 9 इलेक्ट्रॉन। 19 में से 10 एकोमोडेट हो गए पहले 2 शेल्स में। अगर पहले 2 शेल में इलेक्ट्रॉन फिल अप करने के बाद बाकी बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो तो फिर आपने थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं और जो बाकी बचे वो फिर लास्ट शेल में लिखने होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, थर्ड शेल में 8 आ गए और लास्ट में 1। नंबर ऑफ शेल्स 4 हैं, जितने शेल उतना उसका पीरियड नंबर, यानी शेल नंबर इज पीरियड नंबर। टोटल 4 शेल है तो 4 पीरियड है और आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा उसका ग्रुप नंबर होता है। तो हमें ग्रुप नंबर भी पता चल गया, हमें पीरियड नंबर भी पता चल गया, अब न्यूट्रॉन की तादाद भी पता चल चुकी हुई है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हैं दोबारा से। पहली ऑप्शन में लिखा उसने फाउंड इन ग्रुप 2 है, तो ये तो 1A में आता है, पहली ऑप्शन गलत हो गई। फाउंड इन थर्ड पीरियड, ये तो चौथे पीरियड में आता है, दूसरी ऑप्शन भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, चूंकि इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, तो फिर ये वाली बात सही होगी, चार्ली आंसर है बेटा इसका। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन 21 है, ये भी दोनों मैच नहीं कर, यानी डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, अल्फा बीटा भी इनकरेक्ट है। तो 98 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कहता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में
कौन सी जो प्रॉपर्टी है, ये स्टेटमेंट है, वो मैच नहीं कर रही। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में पहले नंबर पे लिखा हुआ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। न्यूक्लियोफिलिक जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी या लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशी होती है, तो जाहिर है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पहली बात सही हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। पहली ऑप्शन में इलेक्ट्रोफिलिक में लिखा हुआ है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। बीटा ऑप्शन में दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, प्रोवाइडर होते हैं, तो दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है, बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में लिखा हुआ है दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन कर सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन कर सकता है, तो ये तो आंसर नहीं बनता और ये इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक में लिखा हुआ है दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, तो ये चार्ली बात दोनों के लिए गलत हो गई और यही करेक्टली मैच नहीं करी क्वेश्चन के मुताबिक, ये आंसर है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में डेल्टा ऑप्शन लिखी हुई है दे एक्ट एज ए लुईस बेस, बिल्कुल ठीक है। लुईस बेस हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर हो, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में लिखा है दे आर लुईस एसिड, बिल्कुल ठीक है। लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा हो, तो 99 की बाकी सारी बातें ठीक है सिवाय चार्ली के, और वही इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। कहते टर्म्स दी हुई है, साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। पहले नंबर पे टर्म है सिस्टम, इट इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर साइंटिफिक कंसिडरेशन। हर वो चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाती है, पहली स्टेटमेंट है बेटा ये। दूसरी स्टेटमेंट है सराउंडिंग, द एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो सारी सराउंडिंग कहलाती हैं, ये भी ठीक हो। तीसरे नंबर पे स्टेट फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन है बेटा, द स्टेट फंक्शन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कहते हैं ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। यानी अगर आप फर्ज करें जी किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप उस पर प्रेशर बढ़ा दें तभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी पाथ के जरिए फॉलो किया जा सकता है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। इंटरनल एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आप पढ़ के आते हैं कि सम ऑफ ऑल एनर्जीज, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। तो अब क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सारी बातें ठीक है, यानी डेल्टा ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 101 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन E1। E1 के बारे में कहता है कौन सी बात इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द अल्काइल हैलाइड। पहले नंबर पे द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन्वॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, E1 है तो इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन इट इज वन स्टेप रिएक्शन, तो ये गलत है। E1 और SN1 ये दोनों 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं जिनमें पहला स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी इनकरेक्ट हो गई। चार्ली ऑप्शन है द कॉमन एग्जांपल ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। एलिमिनेशन में चूंकि डबल बॉन्ड बन रहा होता है और अल्काइल हैलाइड में से डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो हैलोजन भी निकालना है, हाइड्रोजन भी निकालना है। हैलोजन और हाइड्रोजन के निकालने की वजह से उस प्रोसेस का नेम हो जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। E1 को हम उसकी जो एग्जांपल है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, ये उसकी कॉमन एग्जांपल है। डेल्टा ऑप्शन है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होती है। बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, हाइड्रोजन को रिमूव करती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से हैलोजन को भी वहां से रिमूव किया जाता है। तो ये अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक आंसर्स हैं, उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट बीटा ऑप्शन है, 101 बीटा आंसर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंटेन 30 न्यूट्रॉन 26 प्रोटॉन्स एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स। अब 13 न्यूट्रॉन को तो बाद में देखते हैं, 26 प्रोटॉन्स का मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो अब देखें पहली ऑप्शन में आयरन 26 एटॉमिक नंबर, दूसरी ऑप्शन में कैल्शियम 20 उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, तीसरे ऑप्शन में जिंक है उसका 30 एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, और डेल्टा ऑप्शन में पोटाशियम है उसका 19 जो है वो प्रोटॉन नंबर है। तो सबसे पहले 26 प्रोटॉन की वजह से अल्फा आंसर हो गया हमारा, लेकिन हमने बाकी चीजें भी जस्टिफाई करनी है जिसमें 30 न्यूट्रॉन है 26 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो जस्टिफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, ऊपर वाले नंबर मैथ नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे 56 माइनस 26 तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूट्रॉन। तो 30 न्यूट्रॉन आ गए, 30 प्रोटॉन है, सॉरी 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 26 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 30 न्यूट्रॉन, ये हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है और यही बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया गया बेटा आपको, इथाइल ब्रोमाइड प्लस NH3 गोज टू इथाइल अमाइन प्लस HBr। अब Br की जगह NH2 आ रहा है। द मैकेनिज्म शोन बाय द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहता है क्या होगा। पहली नंबर पे ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा Br और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, Br की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इस रिएक्शन को लिख लूं तो इस तरह से बन जाएगा, Br की जगह पे NH2 ने आना है। अब Br नेगेटिव है यानी ये ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है। जब रिएक्शन हुआ NH2 ने इसे रिप्लेस किया है, Br को निकाल दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया। तो NH2 पे कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव की जगह नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है बेटा। और देखते हैं हम ऑप्शन, पहली ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत, दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये ठीक है, चार्ली ऑप्शन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी गलत क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड बन रहा होता है, और डेल्टा ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। तो 103 का आंसर हो गया बेटा बीटा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 104, according to the Bohr-Haber cycle in the sodium chloride formation all of the following enthalpy change take place, which of the following enthalpy changes has greater positive value। कहता है Bohr-Haber cycle में ये डिफरेंट जो है ना वो प्रोसेस होते हैं, एंथैल्पी चेंजेस होती हैं। कहता है किस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक कौन सा होगा। पहले नंबर पे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस एटम यानी एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, इसकी वैल्यू होती है बेटा 108 किलो जूल पर मोल, आपकी बुक में लिखी हुई है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में। बीटा ऑप्शन में सोडियम गैस से गैसियस आयन बनाया, सोडियम गैस से गैसियस आयन बनाना मीन आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल। फिर चार्ली ऑप्शन में क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम बनाया मॉलिक्यूल से, ये एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, इसके लिए 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। और लास्ट ऑप्शन में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये तो वैसे ही नेगेटिव होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की नेगेटिव है -349। अब डेल्टा ऑप्शन तो वैसे निकल गई। अब बाकियों में हमने बताना है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है। तो पहली ऑप्शन में मैंने बोली 108, दूसरे में 496 और तीसरी ऑप्शन 121। तो 496 बीटा ऑप्शन यही बेटा इसका आंसर है जो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है। 104 बीटा आंसर। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद फिनोल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। कहते हैं कौन सा रिएजेंट फिनोल से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो फिनोल का बेटा एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, फिनोल प्लस ब्रोमीन गोज टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो पहली ऑप्शन है रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 गलत, रिएक्शन विद NaOH ये भी गलत है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर ये ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट उसमें बेंजीन बनता है। इन्हें अगर मैं प्रोडक्ट बात करूं तो पहली ऑप्शन में नाइट्रोफिनोल बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, दूसरी ऑप्शन में सोडियम फिनोक्साइड बनता है, डेल्टा ऑप्शन में बेंजीन बनता है, चार्ली ऑप्शन में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। बाकियों के व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो वो आंसर नहीं है। 105 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106 है द लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है शेल नंबर दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन की शेल नंबर की क्या हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती, तो 1 हो सकती है। 1 कहाँ लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन में, और यही बेटा इसका आंसर है। यानी सबसे कम नंबर शेल नंबर क्या हो सकता है, पहला ही, तो चार्ली आंसर है जी। 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर एस्टर इन द केमिकल इंडस्ट्री। कहता है कौन सा मेथड एस्टर बनाने के लिए सबसे बेस्ट है या बेटर है।
केमिकल इंडस्ट्री में। पहली ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा एस्टर बन जाता है, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो कंडीशन चेंज होने से रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बीटा ऑप्शन में रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड विद अल्कोहल। असाइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, बड़ा रिएक्टिव होता है। जब ये अल्कोहल से मिलता है एस्टर बनाता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें यील्ड बेहतर होती है, रिएक्शन वापस नहीं आता। तो फिर ज्यादा बेटर मेथड जो है वो असाइल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने के बाद एस्टर बनाना है। तो फिर 107 का बीटा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग इन अल्कोहल। कहता है बॉन्ड ब्रेकिंग के हवाले से अल्कोहल में कौन सी बात ठीक है। पहली ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, बिल्कुल ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दूसरी ऑप्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, बिल्कुल ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी ठीक है। तो जब दोनों बातें ठीक हुई तो फिर चार्ली आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो 108 का चार्ली आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 109, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है। एल्डिहाइड वाला जो कार्बन होगा वो नंबर 1 कार्बन कहलाता है। ये हमेशा टर्मिनल कार्बन होता है, लास्ट नंबर पे या पहले नंबर पे आता है। तो 1 कार्बन नंबरिंग यहां से शुरू की, 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है और 4 पे क्लोरो है, टोटल 5 कार्बन है। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो सी से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी एच से शुरू होता है, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। ये इसका नेम बना। ये किस ऑप्शन में मैच करता है जी, ये चार्ली ऑप्शन में मैच करता है। तो 109 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है बेटा, द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड। जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं वो बेटा रेट लॉ कहलाता है, या रेट इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। अल्फा ऑप्शन ही है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसे थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। जो हेसिस लॉ है ये तो एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए होता है। और ली शटल प्रिंसिपल जो है ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस, यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या चेंजिंग आती है उसके इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए ली शटल प्रिंसिपल होता है। तो 110 का अल्फा आंसर जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द ट्राइआयोडोमीथेन व्हेन बॉन्ड विद द अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। जी बेटा ये जो ट्राइआयोडोमीथेन है, आयोडोफॉर्म कहते हैं, ये वो तमाम कंपाउंड्स देते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH3 हो। अब कार्बोनाइल के साथ CH3 कहाँ होता है, ये एक ही एल्डिहाइड में होता है और वो है एसिटल्डिहाइड। लेकिन कीटोन, वो तमाम कीटोन ये रिएक्शन देते हैं जो 2 कीटोन्स कहलाते हैं या जिन्हें मिथाइल कीटोन कहा जाता है। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड होगा वो मिथाइल कीटोन कहलाएगा। जैसे 2 प्रोपानोन है, 2 ब्यूटानोन है, 2 पेंटानोन है, 2 हेक्सानोन है, तो आप उसे मिथाइल कीटोन कह दें या 2 कीटोन कह दें, एक ही बात है। लेकिन कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी एस्टिक एसिड में CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OH है, तो इसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड O है, क्या ये रिएक्शन देगा? बेटा जो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O है उसमें CH3 ने तो हाइड्रोफॉर्म बना दिया, वो CHI3 बना देता है, लेकिन जो बाकी बच जाने वाली चीज है उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ही रिएक्शन होता है। अगर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती फिर वो कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो अमाइड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें पहली ऑप्शन अमाइड ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O है लेकिन साथ NH2 है, CH3 वाला जो हिस्सा है उसका हाइड्रोफॉर्म बन जाना है, लेकिन जो बाकी बच गया C डबल बॉन्ड O NH2 इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। दूसरी ऑप्शन में देखें इथाइल कीटोन ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हो तो ये भी जो है ना वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप आ गया। मिथाइल भी होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन चूंकि बीटा ऑप्शन इथाइल कीटोन ग्रुप लिखा हुआ है तो इथाइल अगर कीटोन से अटैच है तो फिर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एज इन प्रोपानोल, प्राइमरी अल्कोहल में वाहद एक अल्कोहल है जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है वो है एथानोल। बाकी सारे सेकेंडरी अल्कोहल 2 अल्कोहल जो है 2 ब्यूटानोल, 2 प्रोपानोल, 2 पेंटानोल ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो चार्ली ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगी, ये भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। डेल्टा ऑप्शन है मिथाइल कीटोन ग्रुप, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि CH3 C डबल बॉन्ड O से अटैच होना चाहिए, तो 111 का डेल्टा आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 112 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो मोर नॉन आइडियल बिहेवियर।
कहता है कौन सी गैस है जो ज्यादा नॉन आइडियल है। तो इसके लिए बच्चों को मैं एक लाइन लिखवाता होता हूं, फिर हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहां लिख रहा हूं, साइज, पोलराइजेबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉन आइडियल। जिस गैस के मॉलिक्यूल का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी उसके पोल्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। जब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोल्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से वो ज्यादा नॉन आइडियल हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा नॉन आइडियल गैस वो होगी जिसका एटॉमिक साइज, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा। अब यहां पे आप ऑप्शन देखें, पहली ऑप्शन है आर्गॉन सिंगल एटम, दूसरी ऑप्शन है SO2 3 एटम, तीसरा ऑप्शन है AH2 2 एटम, लास्ट ऑप्शन है हीलियम सिंगल एटम। अब आर्गॉन, हीलियम ये तो नोबल गैसेज है, सिंगल एटम एटॉमिक साइज कम है। हाइड्रोजन वैसे एटॉमिक साइज स्मॉलर एटम 2 एटम है। SO2 सल्फर का लार्जर साइज है, 2 ऑक्सीजन आ गए, टोटल 3 एटम हो गए एक मॉलिक्यूल में। ये सबसे लार्जर साइज में होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेबल होगा, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा नॉन आइडियल हो जाएगा। तो यहां पे 112 का आंसर बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लेनर टू द नेबरहुड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कहता है कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन नेबरहुड होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। अब कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब वो कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो बेटा आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड ही हमेशा टूटता है और उसमें कोई भी आके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो फिर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने हमसे ये पूछा था कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अल्फा ऑप्शन, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 114, in which of the following order of the reaction the half life is independent of the initial concentration। कहता है किस ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। हाफ लाइफ का फार्मूला आप जानते हैं कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1, n इज द ऑर्डर। अगर आप n की जगह पे 0 पुट कर दें तो फिर क्या बनेगा, देखते हैं। T हाफ n 1 over A1 n-1। अगर आप n की जगह 0 पुट करेंगे, 0 ऑर्डर आ जाएगा, 0 -1, 0 तो खत्म हो गया, A1 की पावर -1 आ गई। जो ऊपर आएगा हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 -1 A1 की पावर आ जाएगी 0, किसी भी चीज की पावर 0 मीन 1। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसिडरेशन, उसमें तो इनिशियल कंसिडरेशन की पावर ही 0 हो गई है। फिर सेकंड ऑर्डर अगर आप यहां पे लिखेंगे तो 2 -1 1 रह जाएगा, इनिशियल कंसिडरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ज्यादातर ऑर्डर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ, 0 ऑर्डर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं कर रही होती। तो फिर उसने हमसे यही पूछा था कि किस केस में वो इनिशियल कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 है बेटा, मिथाइल साइनाइड प्लस HCl वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन A प्लस B, उसने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द अबव रिएक्शन A एंड B आर। पहली ऑप्शन है एथेनोइक एसिड एंड एसिडमाइड, फिर उसने चार्ली ऑप्शन पहले लिख दी है एथेनोइक एसिड एंड क्लोरोमीथेन, फिर बीटा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड एंड अमोनिया, और डेल्टा ऑप्शन है एथेनोइक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखें बेटा, सबसे पहले जब आप किसी भी नाइट्राइल में, साइनाइड में वाटर ऐड करते हैं तो पहले एसिडमाइड बनता है, एसिड अमाइड फैमिली है, एसिड अमाइड इसका अपना नेम है, एथेनोमाइड इसका यूपीएससी नेम है, ये बन गया। फिर दोबारा HCl की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर ब्रेकडाउन हुआ, ये भी ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके OH NH2 की जगह पे आ जाता है, कार्बोक्सिल एसिड बन गया, और ये जो NH2 है ये उस वाटर के हाइड्रोजन से मिलके बन गया NH3। NH3 बेस है, एसिड से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेगी, यानी एथेनोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड एंड प्रोडक्ट होंगे। तो फिर यहां पे क्वेश्चन में
एथेनोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड जो है वो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, और यही बेटा इसका आंसर है 115 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, द गैस लॉज कैन बी समराइज्ड इन द आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, which of the following statement is are incorrect? कहते गैस इक्वेशन जो है, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, वो है PV is equal to nRT, ठीक है। कहते कौन सी बात इसके लिए इनकरेक्ट है? पहली ऑप्शन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करते तो 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। गैस की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक है। चौथी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीजेस 2 times if temperature is raised from 25 डिग्री to 50 डिग्री at constant pressure। बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट किया जाए तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। अब चार्ल्स लॉ जो है वो सिर्फ केल्विन स्केल में ही जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, और उसमें ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि अगर टेम्परेचर 0 से 273 तक लेके जाएंगे, 273 तक, तो तब क्या होगा, उसका वॉल्यूम डबल होना है। जो भी 0 डिग्री पे होगा वो वॉल्यूम जाके 273 पे डबल होगा, लेकिन पहला इनिशियल वॉल्यूम 0 होना चाहिए। 0 पे हमने चेक करना है, 0 मतलब 0 वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पे जो भी वॉल्यूम होगा वो 273 पे जाके डबल हो जाएगा। यहां पे हमें ये कह रहा है कि टेम्परेचर 25 से 50 कर रहे हैं, 0 से 50 पे नहीं लेके जा रहे। 25 से 50 बढ़ाने पे कहते हैं जी वॉल्यूम 2 टाइम बढ़ जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, इसमें तो वॉल्यूम कभी भी डबल नहीं हो सकता। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन वैसे आंसर नहीं बता, बोथ एंड भी लिखा हुआ है, बोथ एंड भी तो करेक्ट है, तो 116 चार्ली आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 117, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ carbon atom are higher than those of with odd carbon. This is because the acid with even number of the carbon atom have the carboxyl and the terminal methyl group on the opposite side of the carbon atom chain and are symmetrical. दूसरी ऑप्शन है the acid with even number of carbon atom have the carboxyl and terminal methyl group on the same side of the carbon chain and are unsymmetrical. चार्ली ऑप्शन है both A and B, डेल्टा ऑप्शन है neither A nor B। तो अब देखते हैं बेटा इसको, हमारी बुक में इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। अब कॉन्सेप्ट समझना आपने, जो ऑड नंबर वाले कार्बन है प्रोपानोइक एसिड है, और जो इवन नंबर वाले कार्बन है ब्यूटानोइक एसिड है। इसको बच्चों को मैं समझाता हूं इस तरह से कि मैं कहता हूं कि जी ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके करीब आता है तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कि इनमें गैप आ जाता है। उस गैप को कम करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। ये बहुत लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता है। फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। लेकिन जो इवन वाले हैं उसको हम यूं लिख लेते हैं, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल जब आता है फ्रीज होने के लिए, मैंने बोला फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज है, तो इनमें गैप नहीं रहता, ये जल्दी फ्रीज हो जाता है। ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो ये लेस और ये ज्यादा, यू नो हाई। लेस किसका है? ऑड वाले का, उसमें गैप थे। इवन वाले का जो है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो रीजन क्या हुई कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, इसमें कार्बोक्सिल और मिथाइल जो टर्मिनल है वो ऑपोजिट साइड पे हैं। तो फिर ये वाली जो बात है ये कहां लिखी हुई है? ये बेटा अल्फा ऑप्शन में लिखी हुई है। द एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव द कार्बोक्सिल एंड द टर्मिनल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्बन चेन एंड आर सिमेट्रिकल, यानी वो सिमेट्रिकल है, उनमें गैप नहीं होते। तो 117 का अल्फा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 118, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। पहले उसने डेफिनेशन लिखी है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की, और फिर बाद में उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से। तो पहले नंबर पे है EA, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात ठीक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो थोड़ी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा होती है। पहली बात सही हो गई। इसी तरह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट
तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा, रेट कांस्टेंट कम। रेट कांस्टेंट मीन रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा जो ना वो आप ये कह लें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाएगा, रिएक्शन स्लो होता जाएगा। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता चला जाएगा। तो फिर चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। और डेल्टा ऑप्शन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 118 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। पहली ऑप्शन है कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्लेनर एंड द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहता है जी प्लेनर होता है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन अलाउज द नेगेटिव चार्ज टू बी डीलोकलाइज्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। कहते हैं जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें डीलोकलाइजेशन होती है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता रहता है दोनों ऑक्सीजन के दरमियान जो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। ये बात भी सही हो गई। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अदर हाइड्रोजन सिस्टम। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी और ऐसे कंपाउंड के साथ भी जिनमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं या OH ग्रुप होता है। चार्ली बात भी सही हो गई। इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट इट फॉर्म 6 मेंबर डायमेरिक स्ट्रक्चर। कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब बेंजीन, CCl4 वगैरह 6 मेंबर्ड रिंग बनता है, तो ये गलत है। देखते हैं जी, यहां पे बना रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस वन इज अ रिंग, ये वो रिंग है। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, वो यहां पे कह रहा है कि जी 6 मेंबर्ड है, तो 8 मेंबर्ड रिंग है बेटा। तो फिर ये वाली बात जो है वो गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है, 119 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वाहिद फोर्सेस हैं जो किन में मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। वाटर में बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लेकिन प्रोमिनेंट फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी ऑप्शन है एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। हीलियम में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फोर्सेस भी खत्म हो जाएंगी। चौथी ऑप्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस में डायपोल फोर्सेस होती हैं। और डेल्टा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो इसको सॉलिडिफाई करने का बायस बनती हैं। तो 120 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, द पेयर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ लिंकेज। कहता है वो मैक्रोमोलिक्यूल बताएं जिसमें सेम टाइप ऑफ लिंकेज है। तो पहली ऑप्शन है प्रोटीन और नाइलॉन 6 रेजिन, दोनों में बेटा पॉली अमाइड होता है। अमाइड C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप दोनों में मौजूद होता है, दोनों पॉलीमाइड्स हैं, तो दोनों में सेम टाइप ऑफ लिंकेज और यही आंसर है। प्रोटीन और PVC, प्रोटीन में अमाइड है और PVC में एडिशन पॉलीमर है, उसमें तो जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो चेन को बढ़ा रहा होता है, तो बीटा आंसर नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन है नाइलॉन एंड पॉलीथाइलीन, ये भी गलत है। नाइलॉन में पॉलीमाइड है और पॉलीथाइलीन में डबल बॉन्ड की वजह से चेन बढ़ रही होती है। और डेल्टा ऑप्शन है PVC एंड बेकेलाइट। PVC एडिशन पॉलीमर है, बेकेलाइट कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेन बढ़ाता है और बेकेलाइट में वाटर की रिमूवल से कार्बन चेन बढ़ रही होती है, या पॉलीमर जो है आपस में लिंक कर रहे होते हैं। तो 121 का सिर्फ अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। द रेट ऑफ रिएक्शन, पहली ऑप्शन है इंक्रीजेज एज अ रिएक्शन प्रोसीड। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब जो रिएक्शन आगे चलता है, गलत। दूसरी ऑप्शन है डिक्रीजेज एज अ रिएक्शन प्रोसीड, ये सही है। जो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है। चार्ली ऑप्शन रिमेन है सेम, तो गलत है। डेल्टा ऑप्शन में डिक्रीज और इंक्रीज, ये भी गलत है। 122 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, अ पॉलीमर इन विच द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू is greater than 100 or the molecular mass is greater than 10,000 is called।
बेटा मोलर मैस इसकी शर्त है, मोलर मैस अगर अप टू 10,000 है तो पॉलीपेप्टाइड, और अगर 10,000 से एक नंबर भी ज्यादा हो गया तो प्रोटीन। तो फिर पहली ऑप्शन जो है वो प्रोटीन है, वही इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन जो है वो डाइपेप्टाइड, वो तो आंसर नहीं हो सकता। पॉलीपेप्टाइड का मैंने बता दिया, अगर अप टू 10,000 होता तो पॉलीपेप्टाइड, अगर मोर देन 10,000 है तो फिर वो प्रोटीन, अल्फा ऑप्शन आंसर हो गया। ट्राइपेप्टाइड भी डेल्टा ऑप्शन आंसर है, आंसर नहीं बन सकता, सिर्फ अल्फा ही है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज मिनिमम वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री। कहते हैं किस लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे कम है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। अब पहली ऑप्शन देखें, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक पोलर कंपाउंड है। दूसरे नंबर पे ग्लिसरोल। अब क्लोरोफॉर्म में Cl है और ग्लिसरोल में OH है। OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ग्लिसरोल में 3 OH होते हैं। ग्लिसरोल का IUPAC नेम है 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। 3 OH का मतलब है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली फोर्सेस हैं। चार्ली ऑप्शन में आइसोपेंटेन है, ये अल्केन्स होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना जो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वेपर प्रेशर जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो मिनिमम वेपर प्रेशर पूछा हुआ था। एथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 78 के करीब है, उसमें एक OH है। तो OH के हिसाब से अगर हम देखें तो एथेनॉल में एक OH है, ग्लिसरोल में 3 OH है। तो OH वाले कंपाउंड जो है वो ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरोल का है, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा, और यही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ प्रोटीन इज रेफर्ड एज। कहता अमाइनो एसिड जब आपस में एक पेप्टाइड चेन के जरिए जुड़ेंगे और एक प्रोटीन बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा। पहली ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शरी, चौथी क्वाटरनरी। बेटा अगर दो चेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो प्राइमरी है। अगर यहाँ पे रेगुलर क्वाइलिंग या जिग-जैगिंग का जिक्र होता तो फिर ये सेकेंडरी होता। अगर उसमें दोबारा से जो है ना क्वाइलिंग हो जाती है तो टर्शरी, और अगर इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता। तो अभी यहाँ पे कोई रेगुलर क्वाइलिंग जिग-जैगिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो 125 का अल्फा ऑप्शन। Question number 126, which of the following statement is incorrect about the Henderson equation for acidic buffer। कहते हैं कौन सी बात इनकरेक्ट है हैंडरसन इक्वेशन के लिए एसिडिक बफर के हवाले से। पहली ऑप्शन है pH इज इक्वल टू pK इफ सॉल्ट एंड एसिड आर इक्वल। अगर बेटा सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो pH और pK बराबर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। pH इज ग्रेटर देन pK इफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन एसिड। कहते हैं pH ग्रेटर देन pK हो जाएगी अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से pH इज लेस देन pK इफ सॉल्ट इज लेस देन जो ना वो एसिड। अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट की एसिड से कम हो जाए तो pH भी कम हो जाएगी। एक्चुअली pH जो है वो एसिड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आप एसिड की कंसंट्रेशन कम करेंगे pH ज्यादा होती जाएगी। बीटा ऑप्शन में देखें एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है सॉल्ट से, pH ज्यादा हो रही है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन में देखें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, pH कम हो रही है, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में लिखा है pH इज इक्वल टू KA, तो ये गलत है। pH और pKa जो है वो जो है ना वो रिलेशन में होते हैं। ये pH और Ka का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन जो है वो मतलब यहाँ पे इक्वल रिलेशन नहीं बनता। pH और Ka इक्वल नहीं हो सकता, pH इज इक्वल टू pK हो सकता है जो अल्फा ऑप्शन में लिखा था। डेल्टा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि pK और K एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर pKa ज्यादा तो Ka कम, अगर pKa कम तो Ka ज्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये pH और Ka बराबर नहीं हो सकते, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कहता है पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू। ये जो रेडियस में कमी आती है ये किस वजह से है? पहली ऑप्शन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। पीरियड में बेटा नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होते, इंक्रीज नहीं होते, पहली ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरी ऑप्शन है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज एंड इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट का उसके एटॉमिक साइज के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये है रीजन
जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि पीरियड में आगे जाते हुए प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो चार्ली आंसर है बेटा, और डेल्टा ऑप्शन में भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये गलत है। 127 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू। कहते हैं ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक डायरेक्शन में ज्यादा है, दूसरे में कम है, क्या रीजन है? पहली ऑप्शन है आइसोमॉर्फिज्म, दूसरी ऑप्शन है क्लीवेज प्लेन, तीसरा ऑप्शन है एनाइसोट्रॉपी, चौथी है सिमेट्री। तो बेटा एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन है कि जी ऐसी प्रॉपर्टी जो हर डायरेक्शन में सेम ना हो। तो इसका आंसर 128 का चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सेकंड ए ग्रुप की डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है? पहली ऑप्शन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। दूसरी ऑप्शन है हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। चार्ली ऑप्शन है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर होती है अपनी ऑक्सीडेशन करना, इलेक्ट्रॉन लूज, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, इसलिए रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो फिर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, बाकी सारी डिक्रीज हो रही है। तो 129 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल इज एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कहता है कौन सा रूल या प्रिंसिपल अप्लाई होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। पॉलीज एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ली शैटल प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होता है कि इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो रिएक्शन या सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां दोबारा से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर सके। हुन्स रूल भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। तो यहाँ पे 130 का आंसर चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में कहता है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रही। पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, इट इज एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ये डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इट इज कंसर्न्ड विद द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है जी, डेफिनेशन तो ठीक हो गई। बीटा ऑप्शन है इट इज कंसर्न्ड विद द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिंगल गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिंगल एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट दिया हुआ है, इट्स यूनिट इज किलो जॉल पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो पहली तीनों ऑप्शन ठीक हो गई बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट हैज रिलेटिव वैल्यू, तो गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डायरेक्टली मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में लिखा है इट कैन बी मेजर डायरेक्टली, तो ये गलत है, ये हमेशा इनडायरेक्टली मेजर होती है और ये हमेशा रिलेटिव वैल्यू ही कंसिडर की जाती है। तो 131 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जायंट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में गलत स्टेटमेंट आप बताएं। इट शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है इट हैज 4 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इन द क्रिस्टल लैटिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट आयन ऑफ द डिफरेंट काइंड इन द क्रिस्टल लैटिस इज 2.75 एंगस्ट्रॉम, ये गलत है बेटा। हमारी बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है कि दो एडजेसेंट आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो बेटा उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक सोडियम से दूसरे सोडियम तक जो फासला है वो 5.63 एंगस्ट्रॉम है, हम उसका हाफ करते हैं। जब 5.63 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2.815 एंगस्ट्रॉम बनता है। यहाँ पे 2.75 लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। डेल्टा ऑप्शन है इट इज नॉन कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट, सोडियम क्लोराइड नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होता है, ये भी बात सही हो गई। तो 132 का चार्ली आंसर। 133, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रेडिली एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। कहता है कौन सा आयन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम +3, बेटा एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीनों लूज कर दिए,
अब उसका जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो अल्फा आंसर नहीं है। कॉपर +2, कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो स्टेबल हो जाता है, अब अगर मजीद एक और इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दें तो अब इसका न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, वो बाकी मादा इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर लेता है, ये मजीद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। चार्ली ऑप्शन है आयरन +2। आयरन +2 में बेटा जो इलेक्ट्रॉन है 2 लूज किए हैं, लेकिन आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल +3 हालत में होता है, यानी आयरन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +3 हालत में आएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जब आयरन +3 हालत में आता है तब इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जब डी में 5 होते हैं तो वो डी हाफ फिल्ड हो जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आयरन +3 हालत में ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिर जो चार्ली ऑप्शन है आयरन, ये आसानी से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और यही इसका आंसर है। मैग्नीशियम लास्ट ऑप्शन है, मैग्नीशियम के भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों लूज कर दिए, लास्ट शेल अब स्टेबल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज ये नहीं कर सकता। तो 133 का चार्ली आंसर। 134 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड, कहते हैं इनमें जो वीकर एसिड है वो कौन सा है कंपैरिजन के लिहाज से। पहली ऑप्शन है HCl, इसकी बेटा Ka वैल्यू हमारी बुक में 10⁻7 दी हुई है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, 10⁻3 इसकी Ka वैल्यू होती है बेटा। जो चार्ली ऑप्शन H2SO4, इसकी जो Ka वैल्यू है वो 10⁻2 होती है, और डेल्टा ऑप्शन है HI, इसकी वैल्यू HCl से भी ज्यादा होती है, 10⁻9। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI हो गया, फिर HCl, फिर HNO3 और लास्ट पे H2SO4। तो चार्ली आंसर, उसने हमसे वीकर एसिड पूछा था, चार्ली आंसर H2SO4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 135, द प्रॉपर्टी ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बीन कंपेयर्ड, कहता है s ब्लॉक की और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहले कॉलम में s ब्लॉक एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में ट्रांजिशन एलिमेंट है। अल्फा ऑप्शन बेटा दे हैव लोअर मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। बीटा ऑप्शन है दे हैव लोअर डेंसिटीज, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटीज ज्यादा होती हैं। चार्ली ऑप्शन दे आर लेस रिएक्टिव, गलत हो गया। जो कैल्शियम वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन है दे हैव लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में दे हैव हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, ये भी ठीक है बेटा। तो 135 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड रिलीज्ड एट एनोड। ब्राइन सॉल्यूशन की कहता है जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कौन सी चीज एनोड पे रिलीज होती है। तो ब्राइन सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, हम उसको देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के हवाले से। अब हमारे पास जो है वो आंसर क्या बनेगा, पहली ऑप्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरी ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरी ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन सोडियम है। हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, ब्राइन सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड वाटर में जाके आयोनाइज होगा, सोडियम और क्लोरीन 2 आयन बन गए, उसी वक्त वाटर के भी आयन्स बने, H आयन और OH आयन। अब एनोड पर किसने जाना है, क्लोरीन और OH दोनों नेगेटिव आयन्स हैं। अब यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन में डाइल्यूशन जब हम करते हैं, क्लोरीन जो है ना वो अगर डाइल्यूट किया जाए बहुत ज्यादा फिर तो OH आयन ज्यादा होंगे, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्लोरीन ज्यादा होंगे और यही पहले पहुंचेंगे, और इनके पहले पहुंचने से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जाके लूज करेगा, क्लोरीन गैस, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एटम, तो 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बन के यहां से रिलीज हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर एनोड पे जो गैस आएगी वो क्लोरीन होगी, तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन क्लोरीन गैस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 137, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस हैव करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC एक्सेप्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर है 137, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस हैव करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC एक्सेप्ट। कहते बाकी सब के नेम करेक्ट हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है कोबाल्ट के साथ 6 अमाइंस लगे हुए हैं, हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट, और ये जो उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वो कोबाल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि
जो अमाइन होते हैं इनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आइन बिल्कुल ठीक है, पहली ऑप्शन सही हो गई। दूसरी ऑप्शन में क्रोमियम के साथ क्लोरीन है, 4 एक्वा हैं, एक्वा की ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होती है, क्लोरीन -1 इंटू 2। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है वो +1 है, तो क्रोमियम पे अगर +3 चार्ज होगा तो वो क्लोरीन के -2 से कैंसिल होकर आंसर +1 आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर +1 लिखा हुआ है। तो ये बनेगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 आइन। बीटा ऑप्शन का नाम भी बिल्कुल सही है बेटा। चार्ली ऑप्शन है FeCN6 और ब्रैकेट के बाहर -3 लिखा हुआ है, ये बेटा गलत लिखा हुआ है, इसका नाम है हेक्सासियानोफेरेट 2। देखें जी बेटा साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 6 ग्रुप है, -1 इंटू 6 -6 हो गया। आयरन पे +3 लिखेंगे तो आंसर -3 आएगा। अब ये बना हेक्सासियानोफेरेट, इस माइनस की वजह से फेरेट, और ये 3 की वजह से 3 आ गया। तो फेरेट 3 यानी ये इस तरह से बनना चाहिए था हेक्सासियानोफेरेट 3 आइन, क्योंकि ये आइन बना हुआ है। तो 137 का बेटा चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर के साथ 4 अमाइन है, बाहर +2 चार्ज है, अमाइन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चार्ज है वो कॉपर पे आ जाएगा, तो टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आइन बिल्कुल ठीक है जी। तो डेल्टा भी ठीक हो गया, अल्फा बीटा भी ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है बेटा। तो 137 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द फ्यूल सेल इज। फ्यूल सेल में बेटा हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करते हैं, अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 139, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 इज। तो देखिए बेटा NO3 में ऑक्सीजन -2, 3 एटम है, -2 इंटू 3 -6, नाइट्रोजन पे +5, एज ए होल आंसर -1, -6 +5 आंसर -1 आ गया। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 139 में कहता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो अभी कैलकुलेट की है +5 यानी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, PCl5 goes to PCl3 plus Cl2, which of the following mathematically expression is correct for Kc of this reaction। जी बेटा पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। बेटा अगर प्रोडक्ट में कहीं 2 नजर नहीं आ रहा तो जितने प्रोडक्ट उतने x, जब आप इसकी Kc लिखेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x यानी x स्क्वायर। अगर रिएक्टेंट 1 है तो a माइनस ये नंबर 1x और यही उसकी पावर में, ये कुछ हमें हिंट मिल जाता है। अब इसे आंसर बन गया x स्क्वायर ओवर a माइनस x। अब इसमें वॉल्यूम आना है या नहीं और किधर आना है, इस फ्रैक्शन के ऊपर आना है या नीचे आना है। तो प्रोडक्ट के मोल्स देखने, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के टोटल मोल 1 है। आपने डेल्टा n फाइंड आउट करना है, NP माइनस NR, NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस NR, आंसर +1। अगर आंसर प्लस में आया तो वॉल्यूम नीचे आएगा, अगर आंसर माइनस में आ जाए तो वॉल्यूम फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा, और जो ये नंबर होगा वो वॉल्यूम की पावर। तो x स्क्वायर ओवर v a माइनस x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा, और ये अल्फा ऑप्शन है जिसके साथ ये मैच कर रहा है, तो 140 का अल्फा आंसर। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।